नमस्कार दोस्तों। कल का जो दिन था वो काफ़ी गांधी जयंती के बाद 2-3 अक्टूबर का दिन था, वो काफ़ी चर्चित रहा, क्योंकि सुबह तड़के ही जो न्यूज़ क्लिक्स वेबसाइट है और जो पोर्टल है, मीडिया संस्थान है, उससे जुड़े हुए लगभग बहुत सारे पत्रकारों और अन्य भी लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है और इकोनॉमिक आपराधिक जो शाखा है दिल्ली पुलिस की, तो उन्होंने छापे मारे, कार्रवाई की, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। तो इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला का माहौल है। इसमें बहुत सारे पत्रकार भी शामिल थे न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए। अब कौन कौन थे वो थे अविसार शर्मा थे, पहले जी न्यूज़ और आज तक वगैरह चैनलों में काम कर चुके हैं, वो न्यूज़ क्लिक्स के लिए काम करते हैं। और उसके अलावा संजय राजौरा हो गए और उर्मिलेश हो गए, सोहेल हाशमी एक्टिविस्ट हैं, अनिंदो चक्रवर्ती और तीस्ता सीतलवाड़ जो कि मुंबई में रहती हैं, और लेखिका गीता हरिहरन हो गया, और परजय गुहा हो गया। और उसके अलावा जो न्यूज़ क्लिक्स के यहाँ पे एडिटर इन चीफ और फाउंडर थे परवीर पुरकायस्थ, और जो वहाँ के HR हेड थे अमित मुखर्जी, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनके लैपटॉप मोबाइल भी जब्त कर दिए गए हैं। उसके अलावा उनके ऑफिस को भी सीज कर दिया गया है। तो खैर, इस पे काफ़ी हो हल्ला हो रहा है और अभी बहुत सारे जो कह सकते हैं मीडिया संस्थानों में काम कर रहे हैं, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे वो आज तक में हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स टीवी में हों, टीवी से जुड़े तमाम पत्रकारों ने इस पे फेसबुक पे आके या ट्विटर पे आके बातें की हैं। अधिकांश जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं उन्होंने इस चीज़ कदम को अच्छा बताया है। तो अब सवाल ये उठता कि आखिर क्यों उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सबसे बड़ा कारण बताया जो जा रहा है वो अगस्त की एक रिपोर्ट है। 5 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपती है, जिसके अनुसार जो एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर ये छपती है कि अमेरिका सहित या ब्रिटेन या अन्य देशों में एक चीन के द्वारा फंडिंग करके किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू चीन पर्दे के पीछे से फंडिंग कर रहा है और अपने पक्ष में माहौल बना रहा है। तो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए चीन उसका उपयोग कर रहा है। तो इसके लिए एक सब जो संस्था थी वो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी जो संस्थान है थॉटवर्क्स के जो इसको चलाते हैं वो हैं नोवेल रॉय सिंघम। तो ये एक अरबपति व्यवसायी माने जाते हैं। वहाँ पे IT सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी चलाते हैं वो शिकागो में, और उनको माना जा रहा था कि वो फंडिंग करते हैं। और अभी वो काफ़ी समय वो संघाई में भी बिताते हैं, यानी चाइना में भी बिताते हैं। और कई लोगों का ये मानना है, या न्यूयॉर्क टाइम्स तो अमेरिका के जो गुप्त सूत्र बताते हैं कि वो कई बार पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे कई बार मिल भी चुके हैं। उनकी जो वर्कशॉप वगैरह होती हैं उसको अटेंड करते हैं। ये उन पर आरोप लगाया, और वो चीन के एजेंडे को आगे चलाने के लिए चीन उनको फंडिंग करता है और उनके द्वारा अन्य जो बहुत सारे चीज़ों को फंडिंग करा जाता है, NGO को, मीडिया संस्थानों को, सोशल एक्टिविस्ट को, या फिर कुछ राजनेताओं को, या कुछ तो इस रंग से ये बात चली थी। और उसमें ये भी बताया गया था कि कुछ उसमें भारत के भी मीडिया संस्थान हो सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका के, भारत के, और ऐसे बहुत सारे। तो इसके बाद 7 सितंबर की बात है। 7 सितंबर को जो उस समय
संसद में भी ये मामला उठा था। दरअसल संसद में ये मामला उठने का खास कारण ये था कि संसद में जो हाँ 7 अगस्त को लोकसभा में ये मामला उठाया गया था। निशिकांत दवे जो कि भाजपा सांसद हैं, उन्होंने ये मामला उठाया था और अनुराग ठाकुर ने भी ये इस मामले पे कुछ अपनी राय शुमारी की थी। तो कहने का अर्थ ये है कि इस पे काफ़ी पहले से चर्चा चल रही थी। फिर इस पे जो 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने पुरकायस्थ की जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगा दी थी 7 जुलाई को 2021 को, यानी 2021 को भी वहाँ छापा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सितंबर 2021 में 2 न्यूज़ मीडिया संस्थान या मीडिया पोर्टल न्यूज़ क्लिक्स, इसी न्यूज़ क्लिक्स और न्यूज़ लॉन्ड्री के दफ्तरों पे आयकर इनकम टैक्स ने भी छापा मारा था और इन पे वो भी किया गया था। इससे पहले जो पुरकायस्थ हैं, परवीर पुरकायस्थ, इसके जो एडिटर इन चीफ और फाउंडर हैं, उन पे भी कार्रवाई की गई थी। 7 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी। इन पे केस दर्ज किया गया था पहले भी, लेकिन 7 जुलाई 2021 को हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी न करने का आदेश जारी किया था 7 जुलाई 2023 को। और उसके बाद 22 तो उसके खिलाफ दिल्ली की जो वो है दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स है, यानी EOW, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, यानी आपराधिक जांच शाखा, तो उन्होंने फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कि इनकी गिरफ्तारी की जाए या छापे मारे जाए वगैरह जो भी है। तो हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा था 22 अगस्त को नोटिस भेजा था। किसको? परवीर पुरकायस्थ, जो एडिटर इन चीफ है न्यूज़ क्लिक्स की। तो 17 अगस्त को न्यूज़ क्लिप्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब हम बताते हैं ये मामला जो दर्ज किया गया था ये किस में दर्ज किया गया था? UAPA। अब UAPA क्या है वो एक अलग से भी चर्चा का विषय है। वैसे ये एक अधिनियम बनाया गया है गैर कानूनी, आप इतना समझ लें फिलहाल के लिए, गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम है। तो इसके तहत मामला दर्ज किया गया था और अब हम आपको बताते हैं कि ये दरअसल मामला क्या है। ये जो UAPA है, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, किन किन धाराओं में केस किया गया है। इसके अंतर्गत IPC की धारा 153A, जिसमें धर्म या जाति समूह, धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न समूहों को आपस में भड़काया जाता है, लड़ाया जाता है या विवाद बढ़ाया जाता है, ये इनमें है। इनमें न्याय संहिता यानी IPC की भी धाराएँ हैं। धारा 13 है, 16 है, 17 है, 18 है और 22 है। तो हम आपको बताते हैं धारा जो 15 है वो क्या है। धारा 15 है आतंकी मामलों से संबंधित धारा है, धारा 15 है जो, और जो धारा 16 है वो आतंकी मामलों में फंडिंग करने से संबंधित है, आतंकी मामलों में फंडिंग करना। धारा 17 जो है वो षड्यंत्र रचना, धारा 18 और 17 आपराधिक मामलों की षड्यंत्र रचना, और धारा 22 है कंपनी से जुड़े हुए अपराध, यानी फर्म वगैरह जो भी होती है, क्योंकि वो कंपनी एक्ट के तहत भी आती है, मीडिया संस्थान हो या जो भी हो कॉरपोरेट, उसके तहत। तो इन सारी धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें थी ये हमने आपको बताई। और अब ये सवाल नोबल कुमार राय आपको मैंने बताया है, वो एक वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, जो नोबल रॉय सिंघम है, जो थॉट वर्क्स जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर कंपनी, उसको चलाते हैं शिकागो में। और तो ये और ज़्यादातर समय ये चाइना वगैरह में, तो इन पे आरोप लगाया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि ये फंडिंग वगैरह जो भी है वो करते हैं और
इनको फंडिंग करता है चीन। तो अब आप मामले को समझ गए होंगे कि चीन अपने मामले में और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी नीतियों का एक पॉजिटिव रुख, जैसे उसने OROB यानी वन बेल्ट वन रूट OBOR वो उसके प्रोजेक्ट हैं, जिसमें वो यूरोप को और एशिया को एक वहाँ तक अपनी समुद्र के द्वारा या जल के द्वारा या रेल मार्ग के द्वारा या फिर बंदरगाह के द्वारा या फिर हवाई उसके द्वारा अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसने जो बनाई वन बेल्ट वन रोड योजना, उसको ही OBOR कहा जाता है। तो उसको उसने कई पार्टों में बांटा है। तो उसको काफ़ी आलोचनाएं भी उसको ले कि इसमें CPEC भी है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर से ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान को जाएगा, और उसमें कई देशों को शामिल कर रखा है, दक्षिण पूर्व के देश भी उसमें शामिल हैं, चाइना के। तो कई देशों ने इस पर आलोचना भी की थी, कई वैश्विक स्तर पे। तो चीन इस अपनी जो नीतियों को सही ठहराने के लिए और ये सब चीज़ें करने के लिए दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर छापी थी कि वो इन पर्दे के पीछे से कुछ कंसल्टेंसी फर्म के द्वारा कुछ मीडिया संस्थान, कुछ राजनेताओं को, कुछ राजनयिकों को, कुछ सोशल एक्टिविस्ट को, कुछ NGO को, कुछ राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग कर रहा है। तो फिर इसी मामले में जब वो मैं निशिकांत दुबे ने लोकसभा में वो मामला उठाया था 7 अगस्त 2000, उसके बाद ही इनके 17 अगस्त को इनके खिलाफ UAPA के अंतर्गत यानी गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को नोटिस भेजा गया था परवीर पुरकायस्थ को, और कल यानी 3 अक्टूबर को सुबह सवेरे यानी 6-7 बजे ही उन से जुड़े हुए जो बहुत न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए जो बहुत सारे पत्रकार थे, जो अभिसार शर्मा हो, ये चाहे वो उर्मिलेश हो, सोहेल हाशमी हो, ओनिंद्रो चक्रवर्ती हो, उर्मिलेश हो और परजॉय गुहा हो, ये सभी थे इसमें। और 9 कुल मिला के 30 लोगों पे के यहाँ छापा मारा गया इस दौरान। उनमें से 9 लेडीज़ पत्रकार शामिल थी, उसमें कुछ लेखिका भी हैं, गीता हरिहरन हैं, सोशल एक्टिविस्ट मुंबई में तीस्ता सीतलवाड़ हैं, और संजय राजौरा हैं। उसी के अलावा एक नाम मैं भूल रहा हूँ, एक वो भी न्यूज़ क्लिक से जुड़ी हुई थी, वो जो भी उनके इवेंट्स वगैरह होते थे उनको होस्ट करते थे वो। तो ये कार्रवाई की गई। तो दोस्तों अब हम मुख्य बिंदु पे आते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूज़ क्लिक्स का कहीं नाम नहीं लिया था। पहली बात, सिर्फ ये बताया गया था कि कुछ विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है, लेकिन न्यूज़ क्लिक्स का उसमें नाम नहीं था। सिर्फ ये था कि कुछ भारतीय मीडिया संस्थान भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो बहरहाल न्यूज़ क्लिक्स पे पहले भी न्यूज़ क्लिक्स और न्यूज़ लॉन्ड्री पे मैं बता रहा हूँ 2000 2021 में भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। अभी ED की ने भी घेरे में ले रखा है, यानी प्रवर्तन निदेशालय के भी निशाने पे है। तो न्यूज़ क्लिक्स से अगर न्यूज़ क्लिक्स पे सवाल ये भी है कि क्या, जो मेरा कहने का लास्ट में जो मतलब है, जिसमें मुख्य मुद्दा मेरा ये है कि ठीक है, देश के खिलाफ इन पे इसलिए वो किया गया है कि इनको फंडिंग होती है, देश में इनको एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ चलाते हैं या एंटी गवर्नमेंट जो प्रोपेगेंडा है वो चलाते हैं चीन के कहने पे, ये सब आरोप लगाए गए हैं। तो अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पे हम बात करते हैं, दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में जो चीज़ छपी थी उसमें ये नहीं लिखा गया था कि चीन दूसरे देशों की सरकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करता है। उसमें ये लिखा गया था कि जिनको फंडिंग की जाती है वो चीन की नीतियों का प्रचार करते हैं और उसके फायदे लोगों को बताते हैं और चाइना के आंतरिक विकास की कहानी बयां करते हैं, चीन के पक्ष में माहौल बनाते हैं।
ये नहीं लिखा गया था कि चीन के जो फंडिंग कर रहे उसके द्वारा वो सरकार विरोधी गतिविधियां चलाते हैं या किसी देश में तख्ता पलट करते हैं या एंटी नेशनल या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया था उसमें। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ क्लिक्स के जो पत्रकारों पे भी उस पर आरोप लग रहे हैं वो ये है कि वो एंटी गवर्नमेंट एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज़ है उसमें शामिल रहे हैं। तो ये एक सिर्फ आरोप ही है अभी, और ये हम कोई उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कार्रवाई हो, जो देश के दुश्मन हैं कार्रवाई हो। लेकिन देश के दुश्मन हैं कौन, सवाल तो ये उठता है ना। अब कौन किसके खिलाफ, कौन इतना ईमानदार है कि जो कार्रवाई करे, और सिर्फ न्यूज़ क्लिक से ही क्यों? भाई दूध के धुले तो कौन है? खुद दो राजनीतिक पार्टियां कार्रवाई करती हैं, और सीबीआई ईडी का या जो भी है विशेष इकोनॉमिक जो विंग्स होती है, अपराध स्पेशल क्राइम सेल होती है, या एनआईए का वो लेके तमाम जो मुद्दे मामले उठाती हैं, वो खुद कटघरे में खड़ी होती हैं। क्योंकि यहाँ पे सवाल ये है कि सबसे पहले तो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो खुद घेरे में है, उसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे आते हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है, उसका सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से होती है। सबसे पहले सवाल तो राजनेताओं पे उठाना चाहिए, नौकरशाहों पे उठाना चाहिए, और कुछ जो समाज के कुछ राजनीति के समाज के ठेकेदार होते हैं, सत्ता सियासत के ठेकेदार होते हैं, सत्ता सियासत के दलाल होते हैं, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी संपत्तियों में ऐसा क्या हो जाता है। क्या उनसे कोई सवाल करेगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि 5 सालों में 10 सालों में तुम्हारी संपत्तियां 100 गुना 10 गुना 20 गुना 200 गुना बढ़ जाती हैं? मैं जब अभी उत्तराखंड में बात कर रहा हूं तो उत्तराखंड के 80% वो करोड़पति हैं विधायक, उनके पास कहां से ऐसी संपत्तियां आई? हम खुद कई बार देख चुके हैं। कुछ एक आम उससे वो जैसे विधायक बने वैसे उनके ठाट बाट बढ़ गए। भाई कहाँ से आया, कहाँ से रहा है तुम्हारे पास? और कुछ तो यहाँ पे ये है कि जो देहरादून के मेयर साहब हैं सुनील उनियाल गामा, उनकी संपत्ति में तो जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड दिखाई है उसमें तो पिछले 5-7 सालों में लगभग 20 गुना वृद्धि हो चुकी है। और वो बोल रहे हैं कि मैंने चाउमीन ठेला लगा के मेहनत करके पैसे कमाए। ये उत्तराखंड जहाँ पे मैं हूँ वहाँ के हालात बयां कर रहा हूँ। उनकी जांच क्यों नहीं की जाती है? कमोबेश पूरे देश में यही स्थिति है। उनकी जांच कौन करेगा, कब करेगा? तो जब वो खुद ही अपनी जांच नहीं करते हैं तो फिर इन CID, CBI, ED, इनकम टैक्स या स्पेशल क्राइम ब्रांच या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जो ऑप्शंस विंग्स होती हैं, ये सारा दूसरों के पर क्यों लगाया जाता है? वही में हम बता रहे हैं कि अपराधी, जब सारा तालाब ही गंदा है, सारी दाल ही काली है, तो फिर एक को ही निशाने पे कि न्यूज़ क्लिक्स तो एक छोटा सी बात है, उसकी जो फंडिंग की बात हो रही है वो हो रही है 30-40 करोड़ की फंडिंग हुई। यहाँ तो खरबों के मामले हैं। उन उद्योगपति और पूंजीपतियों जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपये बैंकों को चूना लगाया या देना भी है और विदेश भाग गए या देश में ही रह रहे हैं, वो कॉरपोरेट कंपनियां, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन ठेकेदारों पे, उन माफियाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो सड़क निर्माण से लेकर बांध निर्माण से लेकर फ्लाईओवर निर्माण से लेकर सरकारी बिल्डिंगों के निर्माण से लेकर तमाम जगह घोटाले करते हैं, उसमें नकली माल, नकली मटेरियल लगाते हैं, मिलावट करते हैं और फिर वो चीज़ें ढह जाती हैं। अभी आपको पता है वो पुल ढह गया था जो बिहार में, कहाँ वो ढह गया था, उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ, करोड़ों की 1000 करोड़ की लागत उसकी थी। यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें, डोगरा चांदी पुल में कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए और कहाँ गए वो, किस लिए खर्च हुए, वो सभी जानते। तो उनकी जांच क्यों नहीं की जाती? जांच हम चाहते हैं, जांच हो। खराब है देश के खिलाफ जो एंटी नेशनल, एंटी गवर्नमेंट और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल होना गलत है, देशद्रोह है, हम भी मानते हैं। लेकिन दूध का दूल्हा कौन है? भारतीय जनता पार्टी क्या ये बताएगी, कांग्रेस ये बताएगी कि जो चुनावों में उनके कैंडिडेट अरबों खरबों करोड़ों रुपए उड़ाते हैं, चाहे वो लोगों को बैकडोर से पैसा बांटना हो, शराब बांटना हो, होल्डिंग्स लगाने हो, दुनिया भर के प्रचार प्रसार में दुनिया भर का खर्चा करना हो, वो कहाँ से आता है उनके पास?
उनके जो अपने आदमी हैं उनकी संपत्ति 10 गुना 20 गुना 1000 गुना कैसे बढ़ जाती है, ऐसा क्या हो जाता है? उनके ऊपर जिन राजनेताओं की सरपरस्ती में जो नौकरशाह और कर्मचारी और जो छुटभइये नेता या दलाल या फिर माफिया पलते हैं, उन पे करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से आ जाते हैं? उनकी जांच कौन करेगा? और विदेशों में जो काला धन पड़ा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, वो पहुंचता कैसे है विदेशों में? सबसे बड़ा ये स्विस बैंकों में कहीं भी हो, कोई राजनेता, बड़ा राजनेता ऐसा नहीं है, अब तो सांसद विधायकों का पैसा भी स्विस बैंकों में जमा है। तो वो कैसे पहुंचता है, किस रास्ते पहुंचता है? इसकी जांच करेगा क्या मोदी सरकार या कोई भी सरकार? कौन करेगा इसकी जांच? जब खुद आप लोग ही कटघरे में खड़े हो, कानून के कटघरे में, और उसके कटघरे में आप जब खुद ही खड़े हो, तो सिर्फ न्यूज़ क्लिक्स को ही आप तानाशाह क्यों बता रहे हो? न्यूज़ क्लिक्स को ही आप वो क्यों बता रहे हैं कि सब कुछ न्यूज़ क्लिक्स का करा धरा है? सिर्फ न्यूज़ क्लिक्स ही क्यों भाई? जब ये तो न्यूज़ क्लिक्स का तो 30-40 करोड़ का मामला है फंडिंग का, माना 30-40 करोड़ रुपये हम मानते हैं, 30-40 करोड़ की फंडिंग की गई, लेकिन यहाँ तो खरबों का मामला है। वो अडानी से लेकर तुम्हारे वो मेहुल चौकसी से लेकर विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी से लेकर सारा सुब्रतो राय से लेकर तमाम लोग हैं, इन पे तो अरबों खरबों का कर्जा है। कुछ लोग विदेश भाग चुके हैं, कुछ भारत में ही हैं, और प्रत्येक साल करोड़ों अरबों रुपए विदेशों में, विदेशी स्विस बैंक, हॉलैंड, पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा होता रहता है। वो कहाँ से होता है? और वो सरकार ने बहुत बताया कि हमने तो बस स्वच्छता, न्याय, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, तो कहाँ कैसे ये पैसा विदेश में पहुंच जाता है? उनके खिलाफ क्यों मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, या जो ये UAPA एक्ट इन्होंने बना रखा है, और बहुत सारे ऐसे एक्ट बना रखे हैं, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग जो जहां से होती है उसका सोर्स क्यों नहीं बताया जाता है? वो फंडिंग भी तो हो सकता है गलत तरीकों से हो रही हो, और वो तो अरबों में फंडिंग होती है ना। चुनाव लड़ने के लिए जो उसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि बीजेपी सरकार के ही नया वो बना रखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे जमा होंगे, लेकिन हम सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बताएंगे। जी हाँ, सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बताएंगे, RTI लगा के भी नहीं बताएंगे, हम RTI के दायरे में नहीं आते। तो कोई पूछेगा इनसे सवाल कि सिर्फ न्यूज़ क्लिक्स पे कार्रवाई करके क्या तुम्हारे कर्तव्यों की अतिश्री हो जाती है? क्या अपने जो भ्रष्ट, अपना जो खुद का तुम्हारे घर में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को मिटाए बगैर और उसको ढकने के लिए, उसको छुपाने के लिए आप इस प्रकार के काम करके वाहवाही लूटना चाहते हो? कार्रवाई करनी है तो सबको करो ना। हम तो ये बोलते हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय की दृष्टि में सब समान है, राजा की दृष्टि में सब समान है, वो चाहे अपना हो पराया हो, जो भी गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। इससे हमें कोई एतराज नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिसाब किताब ये है कि सरकार के साथ जो सवाल करेगा, जो सरकार के साथ खड़ा नहीं होगा, उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो सरकार के साथ खड़ा है, सरकार की हाँ में हाँ मिला रहा है, उससे सवाल जवाब नहीं पूछ रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही आज का सच है। तो इसे हम जो बड़े बड़े पत्रकार, वो एक नवभारत टाइम्स में आते हैं, एक पत्रकार में नाम भूल गया उनका, न्यूज़ पाठशाला आती है उनकी, वो बता रहे थे कि होनी चाहिए, देशद्रोह हो गया, ये हो गया, एंटी नेशनल, एंटी गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज है और टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है उसमें शामिल हैं ये लोग, और कार्रवाई होनी चाहिए। भाई होनी चाहिए, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ क्यों? कार्रवाई हो तो सबके खिलाफ हो ना। न्याय और कानून तो जो लोकतंत्र की अवधारणा है वो समता, न्याय, निष्पक्षता पर आधारित है। तो वो अलग अलग उसके लिए कि सिर्फ न्यूज़ क्लिक से क्यों? उत्तराखंड में इतना भ्रष्टाचार है, हर विभाग में, प्रमोशन में भ्रष्टाचार, भर्तियों में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर में भ्रष्टाचार, और सारे उत्तराखंड के जो हरे भरे जल जंगल जमीन थे, गंगा यमुना जो नदियां थी, सब खत्म कर दिए इन लोगों ने यहाँ। तो इनमें जिनका हाथ है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों तुम सिर्फ ममता बनर्जी सरकार के कुछ मंत्रियों को पकड़ लेते हो, कभी कर्नाटक में भेजते हो, कभी महाराष्ट्र में भेजते हो, जहां तुम्हारी सरकार नहीं है वहीं क्यों भेजते हो तुम?
अच्छा होता कि अपनी भी जांच की जाए। अभी वो ब्रजभूषण सिंह का जो मामला, उसमें मोदी सरकार चुप्पी थामे क्यों बैठी रही? जो यौन शोषण के उन पर आरोप लगाए गए थे, चाहे वो उनके सांसद हैं, चाहे वो उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, तो ऐसा क्या हो गया था कि उनको बचाने के लिए चुप्पी साधे बैठे रहे केंद्र के, और वो लास्ट में बरी ही हो गई वो एक प्रकार से। भाई मामले की जांच तो करवाना सरकार का कर्तव्य है ना, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी का आदमी हो या कुछ हो। तब हम मोदी सरकार को निष्पक्ष, या भाजपा सरकार को, या एनडीए सरकार को निष्पक्ष कह सकते हैं कि वाकई में वो लोकतंत्र की रखवाली कर रही है, चौकीदारी कर रही है। नहीं तो खाली नाम की चौकीदार, दिखावे के चौकीदार बनने से तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं कि तुम वाहवाही लूट जाओगे। जांच करवानी है तो अपने आदमियों की भी करवाओ, खुद अपनी भी जांच करवाओ कि तुम्हारी पार्टी को फंडिंग कैसे होती है, कहां से होती है, और वो खरबों रुपए कहां से आते हैं। उसका सोर्स ऑफ फंडिंग का जो रिसोर्सेज हैं वो बताओ ना। आप आरटीआई में ओपन करो ना, आपने क्यों उसको आरटीआई से बाहर रखा हुआ है? तो ये हम इस चीज़ के इत्तेफाक, मुझे न कोई मोदी से ऐतराज़ है, न मुझे कोई साहस ऐतराज़, न मुझे बीजेपी कांग्रेस ऐतराज़ है। होना भी नहीं चाहिए। हमारी दृष्टि में सब समान है। वैसे ही जो शासक प्रशासक हैं उनकी दृष्टि में भी समान होने चाहिए। अगर उनको कार्रवाई करनी है तो एक निष्पक्ष रूप से सभी, चाहे वो अपना आदमी है, चाहे वो अपनी। अब ऐसा क्यों होता जो बीजेपी को या इनको साथ खड़े हैं जो कॉरपोरेट घराने या पूंजीपति, उनको व्यापार को, उनके उद्योगों को आपस आगे बढ़ाने के लिए ये माहौल बना देते हैं, अनुकूल माहौल बना देते हैं, और जो इनके साथ खड़ा नहीं है उसका व्यापार, उद्यम, व्यवसाय ठप करने की कोशिश करते हैं। वैसे पत्रकारों के साथ और जो लेखक, चिंतक हैं या शिक्षाविद हैं उनके साथ भी उन्होंने व्यवहार किया। मैं बता रहा हूँ, मौजूदा सरकार आने के बाद इन्होंने देश की जो टॉप मीडिया संस्थानों से जुड़े लोग थे, टॉप इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोग थे, उनको नौकरी से बाहर करवाने के लिए उन्होंने बहुत सख्त जोर लगाए। जब नहीं हुए तो इन्होंने चैनल ही खरीद लिए, इन्होंने शिक्षण संस्थान ही खरीद लिए, खरीदवा दिए किसी के द्वारा, किसी कॉरपोरेट घराने के। तो इन्होंने वही चीज़ें की जैसे आज अमेरिका रूस को विश्व में अलग थलग करना चाहता है, तो इन्होंने भी डिवाइड एंड रूल वाली वही है कि अलग थलग आदमी को किया जाए। तो भाई तमाम पत्रकारों को इन्होंने, बुद्धिजीवियों को, शिक्षाविदों को दरकिनार के हंसिया पे भेज दिया धीरे धीरे सबको। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक के गवर्नर थे जो पढ़े लिखे विद्वान लोग, उनको भी एक उर्जित पटेल, रघुराम राजन, सबको बेरोजगार कर दिया। पत्रकारों के साथ भी यही किया गया। जो कभी राष्ट्रीय मीडिया में एक संघर्ष करके गए थे 30-30, 40-40 बिता के, एक झटके में उनको बाहर कर दिया गया। मीडिया संस्थानों को ये वो दिला के, डर दिला के, या उनको पैसों का लोभ पर लोभन दिला के कि तुम्हें हम फंडिंग ही है, वो विज्ञापन देते हैं। जो सड़कों में दवा, इनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए कैसे आते हैं वो G20 के विज्ञापन लगाने के। यहाँ उत्तराखंड में मैं देखता हूँ रोज वहाँ सुनील उनियाल गामा से लेकर धामी सरकार के तमाम होल्डिंग से भरा पड़ा रहता है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक हफ्ते नए होल्डिंग लगाए जाते हैं, और एक होल्डिंग ही कम से कम 5-10 हज़ार में एक छोटा होल्डिंग बन जाता है। बड़े होल्ड तो 20,000, 50,000 से कम बातें नहीं होती। और ऐसे सिर्फ देहरादून ही में इनके एक हफ्ते में तकरीबन 3,000 होल्डिंग्स लगते रहते। देहरादून ऋषिकेश का जो ये डिस्ट्रिक्ट है, तो अब 3,000 को आप, अगर हम मान के चलें कि 10,000 भी एक होल्डिंग्स का मान लिया हमने, 5,000 माना, 3,000 को आप 5,000 से वो कर तो पहुंच गए ना करोड़ों में। वैसे तो इनके पास ये होल्डिंग्स के प्रचार प्रसार के लिए कहां से पैसा आ रहा और क्यों दे रहे हैं? तो सवाल ये नहीं है, न्यूज़ क्लिक्स पे कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ, लेकिन हम इस चीज़ का समर्थन, ये कहीं न्याय नहीं है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है कि सिर्फ जब पूरी दाल काली है, पूरा तालाब ही गंदा है, तो फिर सिर्फ अपनी कुछ आदमियों को जो तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं, तुम्हारी नीतियों के साथ खड़े नहीं हैं, उनको निशाना बनाओ और उनके खिलाफ तुम CID लगाओ, CBI लगाओ, ED लगाओ, उनके खिलाफ इनकम टैक्स लगाओ, उनके स्पेशल क्राइम ब्रांच को उनके पीछे भेजो, स्पेशल टास्क फोर्स बनाओ उनके खिलाफ। और जो आज पत्रकार, जो 30 लोगों पे जो रेड पड़ी है, उनको कुछ को गिरफ्तार किया गया है, इसको करने के लिए ऐसा क्या हुआ था कि ये तो तकरीबन 300-400 पुलिस वालों की, 250-300 पुलिस वालों की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्या पत्रकारों से इतना डर है, या क्या वहाँ पे कोई आतंकवादी थे, या उनका कोई एनकाउंटर चल रहा था, या काउंटर अटैक उनके साथ चल रहा था कि आपने 200-300 पुलिस वालों को
और जो वो इकोनॉमिक ऑप्शंस विंग से जुड़े हुए लोग हैं या ईडी से जुड़े लोग हैं, उनके साथ 200-300 पुलिस वालों को भेज के दबिशें दी गई और तब उनको अपराधियों की तरह दिया। अपराधी भी नहीं, आतंकवादियों जैसे आतंकवादियों के अड्डे पे जाते हैं। तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि दूसरे पे अंगुली उठाने से पहले 3 अंगुलियां तुम्हारे ऊपर खुद उठती हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखो। और सबसे पहले सफाई करनी है तो अपने घर की करो। कबीरदास ने भी वही कहा है कि जो महान व्यक्ति होता है वो अपने घर से ही शुरुआत करता है, वो अपने घर की सफाई करता है और समय आने पे वो अपने घर को जलाने में और खुद भी जलने में परहेज नहीं करता है। तो सिर्फ कुछ एक लोगों को, कुछ एक संस्थानों को निशाने पे लेने का क्या मतलब बनता है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त मुद्दा था। 2 मुद्दे काफ़ी छाए रहे कल। पहले G20 का मुद्दा था, फिर भारत कनाडा जो बायलैटरल कोऑपरेशन रिलेशंस में जो कुछ हुआ उसमें दुनिया भर में भारत को जिस प्रकार से अलग थलग किया गया। हालांकि यहाँ खुद यहाँ की सरकार ने ये दिखाया कि दुनिया में हम नहीं, कनाडा को अलग थलग किया गया। ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ और नाटोज जो कंट्रीज हैं, दुनिया में सुपर कंट्रीज हैं, जो सुपर पावरफुल मानी जाती है, उन्होंने भारत का कोई समर्थन नहीं किया। उल्टा उन्होंने भारत को नसीहत दे डाली। तो कहाँ मोदी साहब ने तो विदेश नीति बनाने के लिए अरबों खरबों खर्चे किए, हजारों यात्राएं, सैकड़ों यात्राएं की, दर्जनों यात्राएं की। आखिर हासिल क्या हुआ? क्या अमेरिका का मन बदला? क्या पश्चिमी देशों का मन बदला? क्या यूरोपीय यूनियन और नाटोज जो कंट्रीज हैं उनका मन बदला कहीं? वो आज भी भारत को वही गुलाम भारत के रूप में देखते हैं। गरीब भारत, सोच से बिल्कुल अंग्रेजों का गुलाम भारत, उसी रूप में वो भारत को देखते हैं। वो भारत को कोई शक्तिशाली देश के रूप में न तो देखते हैं, न वो स्वीकार करते हैं, न वो अपने बराबरी का मानते हैं। सीधी सीधी बात, उनकी नज़र रहती है हमेशा भारतीय बाज़ारों पे, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में नकली उत्पाद उनकी कंपनियां यहाँ है, यहीं से पानी निकालती है, उससे कोल्ड ड्रिंक के रूप में बेचती है। यहाँ सस्ता लेबर भी उनको मिल जाती है, ये जो मैन पावर है सस्ती है यहाँ पे। तो यहीं के संसाधनों को निचोड़ के यहीं वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपयों का कारोबार करते हैं। और उपभोक्ता बाजार यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा है भाई, 142 करोड़ का उपभोक्ता बाजार, और कहाँ मिलेगा आपको, चीन से भी ज़्यादा। तो यहाँ के संसाधनों पे, यहाँ के उपभोक्ता बाजार पे उनकी नज़र है, इसलिए वो भारत के साथ नकली दोस्ती का वो कंधे से कंधे मिलाते हैं, गले मिलाते हैं समय आने पे। दूसरा, वो चीन के खिलाफ भारत को एक उसके रूप में देखते हैं, हथियार के रूप में, कि कभी चीन के साथ जंग हुई तो हम भारत की धरती का भी उपयोग करेंगे, या इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर चीन को कमज़ोर करना हो तो फिर हम भारत का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए वो भारत के साथ, नहीं तो उनकी मानसिकता भारत के प्रति न बदली है। बदलेगी तभी जब भारत स्वयं अपने दम पे कुछ ऐसा बन के दिखाएगा, कुछ करके दिखाएगा, जैसे सोवियत संघ में लेनिन ने किया था, स्टालिन ने किया था। उनको भी अलग थलग किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने दम पे वो करके दिखाया कि मजबूरन अमेरिका को उनको यूएनओ में जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर होता है यानी अस्थायी सदस्य, उसके वीटो पावर का भी दिलवाना पड़ा मजबूरन। तो कई बार अधिकार छीन के भी लेने पड़ते हैं, आपको वो काबिलियत दिखानी पड़ती है। चीन में माओ से तुंग हो गया, ये इन्होंने इस प्रकार का जज्बा दिखाया कि मजबूरन अमेरिका को भी उनको शामिल करना पड़ा अपने साथ वीटो पावर वाले देशों के। तो यही चीज़ें हैं। तो भारत में एक चीज़ है, भ्रष्टाचार तो का नासुर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मोदी सरकार 2014 में इसी, अब तो हिंदू और उस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन 2014 में लोगों ने इसीलिए वोट दिया था कि इन्होंने रोजगार विकास और भ्रष्टाचार और स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छ पारदर्शी शासन प्रशासन की बात कही थी। लेकिन आज वो कहीं होता दिख नहीं रहा है। प्रोग्रेस